सो वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑल। तो आज अपन मॉडर्न फिजिक्स 2025 आईआईटी जेम 2025 में जो मॉडर्न फिजिक्स आए हैं, 7 क्वेश्चंस आए थे, उन सभी क्वेश्चंस के अपन सॉल्यूशंस यहाँ देखेंगे। ठीक है। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि जो भी स्टूडेंट अभी अपकमिंग फ्यूचर में आईआईटी जेम 2026 टेस्ट या टीएफआर का फिजिक्स से प्रिपरेशन करना चाहता है, कहने का मतलब जो आईआईटी से एमएससी करना चाहता है, ठीक है, तो उनके लिए एक ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, आप पूरे इंडिया के अंदर कहीं से भी बैठ के ये लाइव ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑफलाइन आके अगर आप जयपुर आके राजस्थान आके ज्वाइन करें तो वो बहुत ही अच्छा होगा वो। ठीक है। तो ये बैच अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है ना। तो ये बैच जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं 17 मार्च से 17 मार्च। डेली आपका जो क्लास होगा वो 7:30 बजे रहेगा मॉर्निंग के अंदर। जो स्टूडेंट ऑनलाइन या ऑफलाइन करें, जिनका करंटली बीएससी वगैरह चल रहा है और उनको ये है कि सर हमारे कॉलेज में रेगुलर आना जरूरी होता है, 7:30 से लगभग 11 बजे आपको फ्री कर देंगे। उसके बाद में आप कॉलेज वॉलेज भी जा सकते हो। ठीक है। और ये ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मोड के अंदर रहने वाला है। कुछ इसकी की फीचर्स मैं आपको जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ, फिर अपन जो है अपनी जो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है वो देखेंगे। डेली 3 से 4 घंटे आपका लाइव क्लास होगा। जो भी लाइव क्लास होगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए वो अपलोडेड रहेगी कब तक, 28 फरवरी 2026 तक। टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज असाइनमेंट शीट मिलेगी, जैम का, जेस्ट का, टीएफआर का। ठीक है। टॉपिक वाइज या वीकली टेस्ट भी आपके पास इसमें रहेंगे। टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज एंड फुल मॉक टेस्ट होंगे आईआईटी जैम के लिए। लास्ट में टेस्ट सीरीज मतलब आपको मिलेगा इसके अंदर। ठीक है। सेपरेट डाउट सेशन आपका रहेगा। सिलेबस कंप्लीट अप टू 30 अक्टूबर तक आपका सिलेबस हो जाएगा। और एग्जाम जो होता है इनका फरवरी में होता है, इसका टीफर का दिसंबर में होता है, जेम का चेस्ट का फरवरी में होता है। कोई दिक्कत नहीं है, आपका सिलेबस बहुत पहले हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है इसके 1 मार्च। ठीक है। चलो, ये इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी। तो भी स्टूडेंट ये क्लासेस देख रहे हैं, आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो ले सकते हैं। आपके जो भी फ्रेंड्स वगैरह हैं वो चाहें तो वो भी ले सकते हैं। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आईआईटी जैम 2025 का है, मॉडर्न फिजिक्स के सॉल्यूशंस है। पहला क्वेश्चन आपके पास में है, कंसीडर ए रेडियोएक्टिव ए से बी को डीके हो रहा है जिसका हाफ लाइफ टाइम टी हाफ ए है, और बी से सी है जिसका हाफ लाइफ टाइम टी हाफ बी है। ठीक है। यानी कि कोई एक रेडियो एक्टिव डीके है ए से बी और बी से सी। ठीक है। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, शायद आपको ये वाला ज्यादा अच्छा दिखेगा। ठीक है। ये आपको दे रखा है भाई। इसका हाफ लाइफ बोला हुआ है, मतलब इतने टाइम बाद में ये डीके हो जाता है। और इसका हाफ लाइफ बोला हुआ है, ये लीजिएगा। ठीक है ना। एट एनी टाइम टी द नंबर ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ बी इज गिवन एज, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज। ठीक है ना। ये आपको दे रखा है। देखो ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी क्लास में करवाए हुए थे। प्रॉब्लम तब हो सकती थी स्टूडेंट को जब ये आपको नहीं देता। तो मैंने तो आपको बोला भी था ये याद करके जाना है आपको। ठीक है। और ये गिवन है, फिर तो ये आसान क्वेश्चन बन गया है ना। क्या गिवन है पहले वो लिख लिया करो। ये हो जाएगा लेमडा ए अपॉन में लेमडा बी माइनस का लेमडा ए। ठीक है। एन ए नोट ई टू द पावर माइनस का लेमडा ए टी माइनस ई टू द पावर माइनस का लेमडा बी टी। ये आपको दे रखा है भाई, दे रखा है, वो लिख लिया हमने। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। Na naught is the number of nuclei at t बराबर 0. The decay constant A and B are lambda A lambda B respectively. ठीक है, decay constant हो गए। आपको कंडीशन दे रखा है T हाफ A is less than T हाफ B। 3 कंडीशन लिखवाई थी ना मैंने क्लास में, उसमें से एक कंडीशन है, सॉरी ये B है, ये B है और ये A है। ऐसा है तुम्हारे पास में। देन रेशियो ऑफ NBT आपको बताना है, रेशियो ऑफ NBT अपॉन में NAT, इसका रेशियो बताना है। और ये कंडीशन भी आपको दे रखी है। ठीक है। चलो ओके। देखो आपको पता होगा जो हाफ लाइफ होता है टी हाफ, वो होता है 0.693 या ln2 अपॉन में लेमडा होता है। तो इसका मतलब जिसका टी हाफ कम होगा उसका लेमडा क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका लेमडा तुम्हारे पास में हो गया ज्यादा। देखो ध्यान से, इसका लेमडा ज्यादा हो गया ना। अभी इधर देखो ध्यान से, जब लेमडा बी ज्यादा है, ई की पावर में माइनस है, ई की पावर माइनस है, अगर ये ज्यादा होगा तो इसकी ओवरऑल वैल्यू कम होगी। इसका मतलब इसके जो न्यूक्लियाई हैं वो जल्दी डीके हो जाएंगे। इसको जो है हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं इसके कंपेयर में। समझना ध्यान से, इसको जो है हम इसके कंपेयर में नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये ज्यादा है लेकिन यहाँ माइनस लिखा हुआ है। देखो ई की पावर जैसे माइनस एक्स है तो ऐसे लिखेंगे ना 1/e⁻x। अब ये ज्यादा होगा तो ये भी ज्यादा होगा, तो ज्यादा से डिवाइड होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। इसको हम इसके कंपेयर में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तुम्हारे पास में जो NBT आया, तुम्हारे पास जो NBT आया वो आ गया Na नोट
एन ए नोट लेमडा ए अपॉन में लेमडा बी माइनस लेमडा ए, और यहाँ तुम्हारे पास है ई टू द पावर माइनस का लेमडा ए टी, ये लीजिएगा, ये नेगलेक्ट हो गया तुम्हारे पास। अच्छा आपको पता है जब कोई जैसे तुम्हारे पास में ए न्यूक्लियर ए है वो बी में टूट रहा है, इस एन ए टी को क्या लिखेंगे, ये सबको पता होता है, एन नोट लिखते हो, यहाँ पर एन ए नोट बोला हुआ है, ई टू द पावर माइनस का लेमडा ए टी, ये बस इससे डिवाइड कर देना है तुम्हें, ये तो पूछा हुआ था, अपॉन में एन ए टी, ठीक है, इसे डिवाइड कर दो, एन ए नोट ई टू द पावर माइनस का लेमडा ए टी, ठीक है, तो कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया बताओ, लेमडा ए क्या जाएगा, लेमडा ए अपॉन में लेमडा बी माइनस लेमडा ए, ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये बिल्कुल देखो हर बार मॉडर्न फिजिक्स में ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में डिस्कस करते हैं, दोनों केस लेते हैं, रिलेटिविस्टिक का भी और नॉन रिलेटिविस्टिक का भी, ठीक है, तो देखो कितना आसान है, फॉर ए नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल द रेशियो ऑफ द फेज वेलोसिटी द ग्रुप वेलोसिटी, मैंने बताया था ना कि पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो पीछे ही रह जाता है, वेव आगे निकल जाती है, इस कंसेप्ट पे, ठीक है ना। देखो पहली चीज तो नॉन रिलेटिविस्टिक, और दूसरी चीज मोस्ट इंपोर्टेंट फ्री पार्टिकल, फ्री पार्टिकल के लिए जो एनर्जी होती है ना वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वली होती है, फ्री पार्टिकल मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स नहीं लग रहा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, टोटल एनर्जी होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर, मैं लिख सकता हूँ हाफ एम वी स्क्वायर, और इसका एक और फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर बाई टू एम, जिसको आप ऐसा लिखते हो, देखो ये मैंने लिखने का तरीका भी आपको बता दिया, एम को मल्टीप्लाई करेंगे पी बराबर एम वी होता है, तो एम स्क्वायर बी स्क्वायर को पी स्क्वायर लिख लिया अपॉन में एम। अच्छा एक होता है फेज वेलोसिटी, होता है तुम्हारे पास में, इसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो वीपी बराबर होता है, यहीं लिख देता हूँ, देखो वीपी बराबर होता है, वीपी बराबर होता है ओमेगा बाई के, और अगर मुझे एनर्जी और मोमेंटम में लिखना है तो एच क्रॉस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, एच क्रॉस ओमेगा हो जाएगा एनर्जी, एच क्रॉस की हो जाएगा पी, ठीक है, ई कितनी है भाई यहाँ पर, ई देखो ये रहा स्क्वायर बाई टू एम इन टू में पी, सही है, एक पी से पी कैंसिल आउट हो गया, पी बराबर होता है एम वी बाई टू एम, एम से एम गया, बताओ फेज वेलोसिटी कितना हो गया, ये लीजिएगा। अब निकालते हैं ग्रुप वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी होता है डी ई अपॉन में डी पी, होता है यहाँ पे डी अपॉन में डी पी, और ई तुम्हारे पास में देखो फ्री पार्टिकल के लिए, नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए ये होता है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो टू पी अब टू एम से टू कैंसिल आउट हो गया, पी बराबर होता है एम वी, एम यहाँ पर क्या आ गया वी, सही है। अब तुम्हें बोला हुआ है फेज वेलोसिटी टू ग्रुप वेलोसिटी, तो वीपी अपॉन में वीजी, वीपी है वी बाई टू, और वीजी तुम्हारे पास में आ गया v, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, v से v कैंसिल आउट हो गया तो वन बाई टू आ गया, वन बाई टू, देखो ऑप्शन बी था करेक्ट, सही है। अरे भाई ये सब्जेक्ट तो ऐसा है मॉडर्न फिजिक्स, तो आप एक क्वेश्चन में नहीं छोड़ के आएंगे, अब इसमें बताओ क्या है, डायरेक्ट श्रोडिंगर इक्वेशन से क्वेश्चन आया है, हाँ कैलकुलेशन जरूर है इसके अंदर, ठीक है, तो कैलकुलेशन भाई क्वांटम है और कैलकुलेशन ना हो तो ये तो गलत बात है ना, क्वांटम हुआ मैथमेटिकल हुआ और थर्मोस्टेट हुआ तो कैलकुलेशन तो हो इसके अंदर, चलो और कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन के अलावा इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है, देखो क्या बोला हुआ है, a particle of mass m is subjected to a potential Vx if its wave function is given by, आपको साई एक्स टी दे रखा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, साई एक्स टी इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस का बीटा एक्स दी पावर आयोटा गामा टी बाई एच क्रो, ये आपके पास है भाई, ठीक है। देन वी एक्स, तो मैंने बोल रहा है जब भी साई दे रखा है, वी पूछा है या वी दे रखा है साई पूछा है, अगर इक्वेशन यूज में लो, आपके पास में एक्स है यानी कि वन डायमेंशन है, वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन टी आई ऐसी होता है माइनस एच क्रोस स्क्वायर बाई टू एम डेल टू साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स साई इज इक्वल टू साई, है ना, और इस ई को मैं लिख सकता हूँ आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन में डेल टी, ये लिख सकता हूँ ना, ये लिख देते हैं, काम करते हैं, ई का वैल्यू मैंने रख दिया आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी, और यहाँ आता है साई, इक्वेशन नंबर वन। अब ये मैंने ऑलरेडी कई बार बता रखा है, जब भी यार इसका दो बार डिफरेंशिएट करो, फाइनल आंसर जो आएगा उस साई के फॉर्म में लेके आओ, तो दोनों तरफ से साई साई हटाना है, ठीक है। अब मैं करने जा रहा हूं दो बार इसका डिफरेंशिएट, दो बार डिफरेंशिएट इधर कर देता हूं, देखो पहले करेंगे डी साई अपॉन डी एक्स, एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, तो ये रहा तुम्हारे पास में, देखो अल्फा ऐसे कि ऐसे ई की पावर आयोटा गामा टी बाई एच क्रॉस, ये ले लिया मैंने बाहर, ये एक्स वाला ही तो डिफरेंशिएट होगा, अब एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, पहले इसका कर दो टू एक्स, और ये ऐसे कि ऐसे ई टू दी पावर माइनस का बीटा एक्स, ठीक है, उसके बाद में
एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, इसका माइनस बीटा आएगा तो मैं माइनस पहले से ले लेता हूँ, जाएगा बीटा एक्स स्क्वायर है ना, और ई की पावर माइनस का बीटा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान सा है। चलो एक बार डिफरेंशिएट और करते हैं, डी टू साई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ऐसे कैसे, ये तो ऐसे कैसे, इसका दो बार करो, पहले एक्स का कर दो तो ई की पावर माइनस का बीटा एक्स आएगा, एक्स का वर्ग। फिर इसका करेंगे तो माइनस तो आना ही आना है, बीटा एक्स पावर माइनस का बीटा एक्स, सही है। इसका हो जाएगा माइनस का बीटा, और वापस ऐसे कैसे, तो माइनस टू एक्स ऐसे कैसे लिख दिया। इसका करेंगे पहले एक्स स्क्वायर का, तो माइनस है तो जाएगा टू बीटा एक्स स्क्वायर हो गया टू एक्स ई की पावर माइनस का बीटा एक्स। फिर इसका करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस बीटा आएगा तो हो जाएगा बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस, ये लीजिएगा, सही है। इसको खींच इधर ले आते हैं, चलो ठीक है। अब मैंने बोला था आपको, आपको क्या करना है, पहले तो एक बार इसको सोल्व कर देखो, हाँ, तो एक स्टेप और लिख लेते हैं। ऐसे केस में तुम्हें लग रहा है ना बड़ी कैलकुलेशन है, तो स्टेप लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा ई की पावर आयटा गामा टी अपॉन में, ठीक है, टू ई की पावर माइनस का बीटा एक्स माइनस टू, ये सब कुछ सेम है, तो माइनस का हो जाएगा फोर बीटा एक्स ई की पावर माइनस का बीटा एक्स, ठीक है, प्लस का बीटा स्क्वायर ई की पावर एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस का बीटा एक्स, ये लीजिएगा, सही बात है। चलो अब यहां ध्यान से देखो, मैंने आपको बोला है जब भी आप लोग डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालो, इसको निकाल लो साई के फॉर्म में। साई कब बनेगा, देखो साई तुम्हारे पास क्या है, देखो साई तुम्हारे पास ये रहा, अल्फा एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस बीटा एक्स, ये तो इसमें से आप लोग क्या करो, भले ही चाहे कॉमन मत आ रहा हो, लेकिन फिर भी आप लोग कॉमन ले लो, गामा टी बाई एच करो, और क्या है, और क्या कॉमन लेना है, अल्फा हो गया, अल्फा हो गया, ये हो गया, एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस बीटा एक्स कॉमन और लेना है, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस का बीटा एक्स कॉमन। देखो ई की पावर माइनस बीटा एक्स तो आ गया, यहाँ बचा टू, अब एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, क्या करें, एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाला तो बाहर ले लिया तुमने और नीचे वाला लगा दो ऐसे कैसे, सही है। उसके बाद देखो माइनस, हाँ जी, ई की पावर माइनस, देखो फोर बीटा तो ऐसे कैसे, ई की पावर माइनस का बीटा एक्स बाहर आ चुका है, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर, यहाँ है एक्स, एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाला एक्स स्क्वायर बन के बाहर आ गया, नीचे वाला एक्स ऐसे कैसे बचा, फिर प्लस का एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस बीटा एक्स बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा ओनली बीटा स्क्वायर, और ये पूरा बन गया साई, तो अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का फोर बीटा एक्स प्लस का बीटा स्क्वायर, और यहाँ बन गया तुम्हारे पास साई, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना, इसका वैल्यू इक्वेशन नंबर वन में रखो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसका वैल्यू जो है हम रखते हैं इक्वेशन नंबर वन के अंदर, चलो रखो, देखो माइनस का एच क्रोस स्क्वायर बाई टू एम, इस पूरे का वैल्यू रखते हैं तसल्ली से बाई एक्स स्क्वायर, माइनस का फोर बीटा बाई एक्स प्लस का बीटा स्क्वायर साई प्लस ई एक्स साई इज इक्वल टू आयोटा एच करो। अब देखो डेल साई अपॉन डेल टी, साई कहाँ है भाई तुम्हारे पास, देखो ये रहा साई, साई है ना, इसका टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये पूरा तो इसका होगा ओनली, इसका हो जाएगा आयोटा गामा बाई एच क्रॉस, बाकी ऐसे कैसे ये पूरा साई बना लेगा, जाएगा आयोटा गामा बाई एच क्रॉस, पूरा साई तुम्हारे पास में ऐसे कैसे मिल जाएगा। अब देखो क्या होगा, साइड से साई हटा दो, ठीक है, एच क्रॉस से एच क्रॉस गया, आयटा स्क्वायर हो गया माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस का गामा, माइनस का गामा। इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको अंदर ले जाओ, इसको अंदर ले जाओ भाई, माइनस का तो टू कैंसिल आउट हो जाएगा, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन में एम एक्स स्क्वायर, सही है। एक सेकंड, ऑप्शन में देखो क्या है, ऑप्शन में एच क्रॉस स्क्वायर बाई टू एम कॉमन ही आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, तो हम एक काम करते हैं यहाँ से एच क्रॉस स्क्वायर, काम करते हैं, क्या काम करते हैं, कुछ नहीं करना, सीधा निकालो वी एक्स इज इक्वल टू, देखो माइनस गामा ऐसे कैसे है, ये पूरा ऐसे कैसे उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का एच क्रॉस स्क्वायर बाई टू एम, सही है, माइनस गामा ऐसे कैसे, ये पूरा उधर चल जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और उसको ऐसे कैसे लिख दो अंदर वाले को, बाई एक्स स्क्वायर माइनस का फोर बीटा बाई एक्स प्लस का बीटा स्क्वायर, ये लीजिएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या देख लो, देखो माइनस गामा तो सब में ही आ रहा है, मतलब प्लस का एच क्रॉस स्क्वायर बाई टू एम, तो प्लस का एच क्रॉस स्क्वायर बाई टू एम भी सब में आ रहा है। अब प्लस का टू अपॉन एक्स स्क्वायर, प्लस का टू अपॉन एक्स स्क्वायर, टू अपॉन एक्स स्क्वायर, अरे भाई ये माइनस का है, ये तो नहीं आएगा इसका मतलब, फिर माइनस का फोर बीटा बाई एक्स, माइनस का फोर बीटा बाई एक्स, माइनस का फोर बीटा बाई एक्स, ये प्लस का फोर बीटा नहीं आएगा,
उसके बाद में प्लस का बीटा स्क्वायर, तो प्लस का बीटा स्क्वायर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सही है। देखो कैलकुलेशन ऐसे क्वेश्चन जो तुम्हें आते हो उनको अच्छे से कर लो बस, फिर दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें, फिर तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी भाई। सही है ना, चेक लेना ऑप्शन तुम्हारे पास में। चलो अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव था, अच्छा क्वेश्चन था। हाँ जी, आ जाओ आगे। आईआईटी रुड़की ने बनाया था ये पेपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा आ गया एसटीआर से, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जनरली स्टूडेंट सोचते हैं लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आ गया तुम्हारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से। कोई बात नहीं, करते हैं इसको। क्या बोला हुआ है, टू नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल विद मास m1 m2 मूव्स विद मोमेंटम p1 p2 रेस्पेक्टिवली इन एन इनर्शियल फ्रेम s के अंदर मूव कर रहे हैं, in another inertial frame s dash moving with a constant speed with respect to s, the same particle are observed to have momentum p1 dash p2 dash। तो गैलीलियन इनवेरिएंस क्या शो करता है ये तुम्हें बताना है। चलो भाई सबसे पहले तो हम बनाते हैं दो फ्रेम। हाँ जी, एक बनाते हैं s, एक बनाते हैं s डैश। एक तो हो गया s, इसी को जोड़ते हुए मैं बना देता हूँ, यहाँ बना देता हूँ s डैश। s डैश s के रेस्पेक्ट में v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। सही है, ऐसे ही होता है भाई, ऐसे ही होता है। ठीक, चलो जी, आपको बोल रहा है दो पार्टिकल है एस के अंदर, चाहे यहाँ शो करो चाहे यहाँ शो करो, कहीं पे भी कर दो, ठीक है। मैं यहीं पे कर देता हूँ, ये एस की बात कर रहा हूँ भाई। ये दोनों मोशन कर रहे हैं इधर, इनका मोमेंटम फॉर एग्जांपल p1 है, और दूसरा वाला पार्टिकल भी इधर मोशन कर रहा है, इसका मोमेंटम तुम्हारे पास क्या है, p2 है। इसका मोमेंटम तुम्हारे पास क्या है, p2 है तुम्हारे पास में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एस फ्रेम की। एस फ्रेम, एस फ्रेम के अंदर आपको पता है p1 बराबर होता है m1 p1, तो यहाँ से v1 बराबर कितना हो जाएगा, p1 बटे m1। क्योंकि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, हम जानते हैं x डैश बराबर x माइनस वी टी होता है, तो उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, तो मैं वेलोसिटी की फॉर्म में इसको लिख लेता हूँ। सिमिलरली p2 बराबर कितना है, m2 v2, ये हो जाएगा v2 बराबर p2 बाई m2, ये लीजिएगा भाई, s का काम हो गया। अब हम चलते हैं s डैश फ्रेम के अंदर, इसके अंदर नहीं चलना है, एस डैश फ्रेम से क्या कैलकुलेशन आती है वो देखते हैं। चलो जी, इसका मोमेंटम p1 डैश p2 डैश पता रखा है, पहले इसका वेलोसिटी लिख लेते हैं अपन, ठीक है। इसका वेलोसिटी कैसे लिखेंगे, देखो आपको पता है एस गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जीटी के अंदर क्या होता है, x डैश बराबर x माइनस वी टी। इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा v डैश इज इक्वल टू v माइनस वी टी। मैं यहाँ पर 1 लिखूंगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, ये सॉरी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ v बचेगा। ये जो v है ये कौन सा v है, जहाँ एच डैश s के रेस्पेक्ट में मोशन कर रहा है, ये आ जाएगा। अच्छा ये वेक्टर वेक्टर में लिख लेना आप लोग, ठीक है, मैं ये नहीं देख, वेक्टर वगैरह में लिख लेना आप लोग, ठीक है ना। तो ये v1 डैश हो गया एच डैश के अंदर, v1 हो गया तो s के अंदर पार्टिकल वेलोसिटी मोशन कर रहा था इस वेलोसिटी से, v हो गया तो एच डैश s के रेस्पेक्ट में मोशन कर रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, इस v1 का वैल्यू रख देते हैं, तो v1 डैश हो जाएगा तुम्हारे पास में, v1 का वैल्यू रखेंगे p1 अपॉन में m1 माइनस का v वेक्टर लगा दो आप, कोई बात नहीं यार, ठीक है। चलो हम v1 डैश हो गया, हमें हमें मोमेंटम का फॉर्म निकालना है, ठीक है। p बराबर एम बी होता है ना, तो इसका मोमेंटम का फॉर्म निकाल लो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। p1 डैश आ गया तुम्हारे पास में, तो मोमेंटम निकाल लो। मोमेंटम कैसे निकालेंगे भाई, p1 डैश, तो p बराबर होता है m1, तो m1 v1 डैश, m1 से मल्टीप्लाई कर दो, m1 p1 अपॉन में m1 माइनस का v वेक्टर। एक काम करो, इसको इधर ले आओ, क्योंकि तुम्हें p1 के p देखो p1 p2 के फॉर्म में आंसर चाहिए ना, तो हो जाएगा m1 नीचे हो जाएगा इज इक्वल टू p1 वेक्टर अपॉन में m1 माइनस का v वेक्टर, ठीक है। इक्वेशन नंबर दे दो इसको 1, इक्वेशन नंबर इसको दे दो 1, ठीक है। सिमिलरली सिमिलरली हम सेकंड वाले पार्टिकल के लिए लिखते हैं, सिमिलरली सिमिलरली हम लिखते हैं सेकंड वाले पार्टिकल के लिए, यहां हो जाएगा v2 डैश इज इक्वल टू v2 वेक्टर माइनस का v, यहां से v2 डैश वेक्टर इज इक्वल टू p2 बटे m2 माइनस का v वेक्टर, यहां से तुम्हारे पास में p2 डैश वेक्टर हो जाएगा, m2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो m2 p2 बटे m2 माइनस का v वेक्टर, यहां से p2 डैश अपॉन में m2 हो जाएगा p2 वेक्टर अपॉन में m2 माइनस का v वेक्टर। आप चाहते तो डायरेक्टली यहां से आ गया ना, इसी को कंपेयर करके लिख सकते थे, मैंने आपको पूरा सोल्व कर दिया, कोई बात नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो कर ही सकता हूं आपके लिए। चलो इक्वेशन 1 माइनस 2 कर दो,
अरे 1 माइनस 2 करेंगे तो P1 डैश अपॉन में M1 माइनस P2 डैश अपॉन में M2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 करेंगे तो P1 अपॉन में M1 माइनस का P2 अपॉन में M2 माइनस का V वेक्टर ये प्लस का हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आ गया तुम्हारे पास में, चेक कर लो। अच्छा अपॉन में नहीं आ रहा क्या, कोई बात नहीं, जैसा ऑप्शन बोलेगा वैसा ही हमें करना पड़ेगा भाई। तो हम क्या करें, तो हम ऐसा करते हैं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय M1 M2 इन बोथ साइड, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ M1 M2 करेंगे तो यहाँ M2 बचेगा, M1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, P1 डैश वेक्टर माइनस का यहाँ M1 बचेगा, P डैश वेक्टर इज इक्वल टू यहाँ M1 M2 करेंगे तो यहाँ M2 आ जाएगा, P1 वेक्टर यहाँ पर M1 हो जाएगा। है ऐसा ऑप्शन, जब तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर दिक्कत वाली बात है। M2 P1 डैश माइनस M1 P2 डैश M2 P1 माइनस M1 P2। अरे भाई पहला ही ऑप्शन बैठा हुआ है कि हाँ आओ मुझे लगाओ, ठीक है। देखो इधर फर्स्ट ऑप्शन तुम्हारे पास यहाँ पर मिल रहा है, सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था भाई, बेसिक क्वेश्चन गैलीलियन से आ गया, बच्चे सोचते हैं लॉरेंज से आएगा, ठीक है कोई बात नहीं, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। चलो जी, ये अच्छा क्वेश्चन था। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर आउट ऑफ सिलेबस आ गया, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है भाई, ठीक है। ये मैंने क्लास में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज के अंदर। मैंने तो आपको लिक्विड ड्रॉप मॉडल वगैरह भी पढ़ाया था, शेल मॉडल भी पढ़ाया था। मुझे पता है जहां पर बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस आ गया ना, वहां ये सब चीजें आएंगी तुम्हारे पास में, आ सकती है कभी भी। और आगे देखो इस बार क्या बोला है, the binding energy BAZ of an atomic nucleus of mass number A, atomic number Z and number of neutrons A can be expressed as, चलो जी आपको B दे रखा है, BAZ ये दे रखा है, दैट इज A1A माइनस A2A की पावर बाई 3 माइनस A3 जेड स्क्वायर अपॉन में A की पावर 1/3 माइनस A4 A माइनस 2Z का स्क्वायर अपॉन में A। चलो जी A1 A2 A3 छोड़ो 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 छोड़ो, ठीक है। लेट BAZ डैश बी द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द मिरर न्यूक्लियस, ठीक है, बता रहा है मिरर न्यूक्लियस के बारे में, ये है सब कुछ इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे दिया। देन एट कांस्टेंट A आपको BAZ माइनस BAZ डैश, मैं एक काम करता हूँ BAZ डैश भी लिख लेता हूँ यहाँ, ये हो जाएगा A1A माइनस A2A की पावर बाई 3 माइनस A3 जेड डैश स्क्वायर अपॉन में A की पावर 1/3 माइनस का A4 A माइनस 2Z डैश का स्क्वायर अपॉन में A। इक्वेशन 1 साफ साफ बोला है कि तुम्हें दोनों को माइनस करना है। अरे भाई दोनों को माइनस कर दो, क्या दिक्कत है, कर देते हैं दोनों को माइनस। BAZ माइनस का BAZ डैश, चलो जी करो माइनस, माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट नहीं होगा। अरे नहीं होगा तो लिख दो, यहाँ हो जाएगा जेड स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा जेड डैश का स्क्वायर। ये दोनों भी कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा भाई, पहले क्या है तुम्हारे पास में, हाँ ठीक है, ये दोनों भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है तो लिखो माइनस कॉमन आ गया, दिस माइनस दिस तो ये प्लस का हो गया, 4 अपॉन में A माइनस 2Z डैश का स्क्वायर A माइनस 2Z का स्क्वायर। अरे ये कैंसिल आउट होता है, ये वाला पार्ट भी कैंसिल आउट होता है, क्लास में करवाया हुआ है, कैसे भूल जाते हो, इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। अब बोलोगे नहीं सर ये तो दिख ही नहीं रहा, कहां से कैंसिल आउट हो गया, अब तुम पढ़ोगे तब होगा ना भाई, पढ़ोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा बताओ। चलो मैं इसको कैंसिल आउट करके बताता हूँ तुम्हें। देखो ये है A माइनस 2Z डैश का स्क्वायर माइनस A माइनस 2Z का स्क्वायर, इसको ओपन करो, A स्क्वायर प्लस 4Z डैश का स्क्वायर माइनस का 4AZ डैश, अरे A माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लो यार, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, तो बार माइनस लग रहा है, प्लस 4Z स्क्वायर तो माइनस का 4Z स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस का 4AZ तो माइनस माइनस प्लस का 4AZ ये हो जाएगा। अरे ये तो कैंसिल आउट कर ही सकते हो तुम। चलो इसमें और इसमें नहीं, इसमें और इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ गया, जेड डैश स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर, सही है। फिर माइनस का 4a कॉमन आ गया, या प्लस का 4a कॉमन ले लो, 4a कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा जेड डैश माइनस का जेड। चलो अब बात आती है मिरर न्यूक्लियाई, आपको पता होना चाहिए, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको, 3Li7N 4Be7, तो मिरर न्यूक्लियाई ये ऐसे दो न्यूक्लियाई मिरर न्यूक्लियाई होंगे जिसका ए तुम्हारे पास में रहता है सेम, ए सेम रहेगा और प्रोटॉन न्यूट्रॉन नंबर इंटरचेंज होंगे,
इसमें प्रोटॉन कितने हैं 3, तो इसमें न्यूट्रॉन 3 आएंगे, देखो 7 माइनस 4 3 हो गए। इसमें प्रोटॉन, इसमें न्यूट्रॉन है 4, 7 माइनस 3 4, तो इसमें प्रोटॉन तुम्हारे पास में 4 होंगे, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इंटरचेंज होंगे, साथ में ए क्या रहेगा तुम्हारे पास में, सेम रहेगा तुम्हारे पास, ठीक है। तो चलो जी, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो जेड डैश माइनस जेड, इसको ओपन कर लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, चलो प्लस का 4a, क्यों लिख देता हूं मैं जेड डैश माइनस का जेड। अब ये सबको पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास होता है ए मास नंबर, अरे भाई ये मास नंबर होता है तुम्हारे पास, इस तरह कैसे मास नंबर होता है, हमें तो पता ही नहीं लगा, पढ़ते नहीं हो तुम लोग, पता रखा है। अरे इन दोनों को जोड़ के देखो, 4 और 3 7, हमेशा तुम्हारे पास नाम मास नंबर के बराबर आएगा। ये हो गया 4a। अब मुझे बताओ ध्यान से, ये कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? हाँ मिस्टेक हुआ है, देखो इधर 4a हमने कॉमन लिया है ना प्लस का, देखो ये प्लस का 4a हमने कॉमन लिया है ना भाई, देखो प्लस का 4a हमने कॉमन लिया, तो जेड माइनस जेड डैश आएगा, जेड माइनस जेड डैश, गलती मत करना भाई, ठीक है, जेड माइनस जेड डैश। वैसे तो मैंने बता रखा है भाई ये कैंसिल आउट होता है, ये तो मैं आपको वेरीफाई करके बता रहा हूँ, ठीक है। देखो भाई जेड डैश माइनस जेड है, एक काम करो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा जेड जेड डैश माइनस जेड। अब ये सेम है या नहीं है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट होता है। तो कुल मिला के ये जो है ओनली इस वाले टर्म पे डिपेंड करता है, ये जो है ए थ्री अपॉन में ए की पावर 1/3, यानी कि ये छोड़ो आप लोग, ये तो कैंसिल आउट हो गया ना, तो ये जो है ना ये बी ए जेड माइनस का बी ए जेड डैश प्रपोर्शनल टू जेड स्क्वायर माइनस का जेड डैश का स्क्वायर। अरे अब देखो ध्यान से, यही तो है चीज। अब ऑप्शन के अंदर जेड डैश तो है ही नहीं, एंड दे रखा है, तो एक तो देखो तुम्हें यहां से अंदाजा लग जाएगा कहीं ना कहीं ऑप्शन बी होना चाहिए इस टाइप का। दूसरा आप लोग ये देखो जेड डैश क्या है, बताओ ध्यान से देखो ना, जेड डैश क्या है, सेकंड वाले न्यूक्लियाई का प्रोटोन नंबर, क्या सेकंड वाले न्यूक्लियाई का प्रोटोन नंबर फर्स्ट वाले न्यूक्लियाई के न्यूट्रॉन नंबर के इक्वल होगा क्या? न्यूट्रॉन होता है दिस माइनस दिस, 7 माइनस 3 4, फर्स्ट वाले का न्यूट्रॉन प्रोटोन, फर्स्ट वाले का प्रोटोन न्यूट्रॉन था जेड एन, सेकंड वाले का जेड डैश एन डैश, ठीक है। तो जेड डैश जो है पहले वाले के न्यूट्रॉन के इक्वल होगा तुम्हारे पास में, यही मेरा न्यूक्लियर होता है, और पहले वाले का प्रोटॉन दूसरों के न्यूट्रॉन के इक्वल होगा, तो मैं इस जेड डैश की जगह एन नहीं रख सकता क्या, प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। हो सकता है ऑप्शन में एन स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर दे रखा हो, बात तो एक ही है, प्रोपोर्शनलिटी है। अब प्रपोज अच्छा ये दे रखा है क्या, ये दे रखा है जेड स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, देखो ऑप्शन बी आ गया तुम्हारे, ऑप्शन बी आ गया भाई, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, आ जाओ भाई, एक क्वेश्चन तुम्हारे पास में ये पूछा हुआ था, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, इस बार वन डायमेंशन बॉक्स वगैरह से क्वेश्चन नहीं दिया इसके अंदर, इन्होंने ये वाला क्वेश्चन दे दिया, कोई बात नहीं, ये वाला ही कर लेते हैं। न्यूट्रॉन्स ऑफ एनर्जी 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसिडेंट ऑन ए पोटेंशियल स्टेप, कुछ भी करो उससे पहले पोटेंशियल स्टेप बना लो। चलो बोल रहा है न्यूट्रॉन एनर्जी इतना है और पोटेंशियल स्टेप की हाइट जो वी नोट आप लोग लिखते थे, ये दे रखा है 48 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 48 मेगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो हाइट है ये दे रखा है 48 मेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है वी नोट। और न्यूट्रॉन जो इस पे इंसिडेंट हो रहा है तो इसकी एनर्जी इससे कम होगी ना काफी, ये लो ये इंसिडेंट हो रहा है, इसकी एनर्जी जो है वो है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब ई बराबर हो गया 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड वी नोट बराबर हो गया 48 मेगा इलेक्ट्रॉन, ये लो भाई। एज दे पेनेट्रेट दिस क्लासिकली फॉरबिडन रीजन, ये रीजन होता है फर्स्ट, ये सेकंड, जहां ई लेस देन बी होता है वो क्लासिकली फॉरबिडन रीजन होता है, ई लेस देन बी वाला यही है। यहाँ पर जो पार्टिकल होगा वो नॉन ऑसिलेटरी नेचर का होगा, अलाउड रीजन में ऑसिलेटरी नेचर का होता है, ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है भाई, बहुत बार रिवीजन भी किया होगा आप लोगों ने। क्या बोला हुआ है, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन मतलब सेकंड रीजन के अंदर द डिस्टेंस एट विच द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द न्यूट्रॉन्स डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 100, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी सेकंड रीजन के अंदर जो वेव फंक्शन होता है वो आपने ऐसा लिखा होगा प्रोपोर्शनल टू बराबर सी, कोई कांस्टेंट लिखा होगा, मैं प्रोपोर्शनल टू लिख देता हूँ, ई टू दी पावर माइनस का k1x, डिक्रीज होगा ना, अरे वेव ऐसे आएगी ऐसे आएगी ऐसे डिक्रीज होगा तुम्हारे पास में, ये आएगा। लेकिन तुम्हें बोला हुआ है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यानी कि इसके मोड का स्क्वायर ई की पावर माइनस का k1x, ये 1/100 हो जाएगा, मतलब 100 टाइम डिक्रीज, 100 कर दिया मैंने यहाँ पर, जैसा क्वेश्चन बोला है वैसे करते जाओ सब बन जाएगा, ठीक है। तो आपको ये डिस्टेंस x बताना है भाई, x बताना है, इसको उल्टा कर दो, e की पावर 2k1x, उल्टा करने से ये हो गया 100, यहाँ से 2k1x बराबर हो गया ln 100, तो यहाँ से तुम्हारे पास x बराबर हो गया ln 100 अपॉन में
वन इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब बात आती है कि सर K1 कैसे निकाले। K1 क्या होता था भाई, 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर वी नॉट माइनस ई का अंडर रूट ये लीजिएगा। अब यही ट्विस्ट है तुम्हारे पास में, ये अच्छे से कर लोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी तुम्हें। देखो कोई बोलता है सर ई माइनस वी नोट नहीं होता है क्या, ये कंफ्यूजन होता है, तो ये हमेशा रियल होगा भाई। अगर ई माइनस वी नोट कर दोगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हमारे पास में इमेजनरी बन जाएगा। तो हमेशा ज्यादा वाला तुम्हारे पास में पहले आता है, कम वाला नेगेटिव होता है। चलो अब देखो ध्यान से, एम अपॉन एच क्लोज, इसका तो वैल्यू रख दूंगा मैं डायरेक्टली, वी नोट माइनस ई। वी नोट दे रखा है 48 माइनस 8, और यहाँ दोनों है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर अंडर रूट, ठीक है। अब और कुछ भी इंफॉर्मेशन दे रखा है आपको, एच क्रॉस सी का वैल्यू दे रखा है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू फर्मी, एंड रेस्ट मास एनर्जी, इसका मतलब ये जो वैल्यू दे रखी है ना, ये दे रखी है एम सी स्क्वायर का। मैं कुछ नहीं करता इसके अंदर, एम सी स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, नीचे एच क्रॉस स्क्वायर है ना, तो ये एच क्रॉस सी का होल स्क्वायर बनेगा नहीं बनेगा बताओ। और ये हो जाएगा 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8 नहीं भाई 40 बचेगा, 40 बचेगा, सही है। चलो जी सोल्व करते हैं इसको, इसको सोल्व करते हैं। 2 एम सी स्क्वायर, एम सी स्क्वायर को लिखूंगा मैं 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा देखो यहाँ पर 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी आप लोग मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर लो। गीगा होता है 10 टू द पावर +9, मेगा होता है 10 टू द पावर 6, तो ऐसा हो जाएगा ये 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 6, और इसको लिख लिया मैंने मेगा, तो ऐसा लिख सकता हूँ इसको मैं 10 टू द पावर 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में एच क्रॉस सी कितना है भाई 200 का स्क्वायर हो जाएगा ना, देखो नीचे स्क्वायर है, और यहाँ हो जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होल स्क्वायर, और इसका हो जाएगा अंडर। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो हो गया, उड़ गया भाई, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक जीरो बचेगा, एक इससे हो जाएगा, एक जीरो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ सॉरी 2 से ये वाला कैंसिल आउट कर दो, 4 बच गया भाई, 4 नहीं बचा, एक ये 2 भी तो बच गया, बच गया √2, अरे √2 बच गया K1 का वैल्यू, बस रख दो यहाँ पर, x बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा ln 100 अपॉन में 2√2। कैलकुलेटर वहां पर अवेलेबल होता है, इसका आंसर जो आया होगा वो देख लेना, अप टू 2 डेसिमल बोला हो ना, तो यहाँ पर लिख देना 1.63 के आसपास आ जाएगा, वो एक बार आप चेक भी कर लेना कैलकुलेशन से, ठीक है। तो जो आंसर की में शायद यही दे रखा था वो मैंने लिख दिया एक बार के लिए, ठीक है ना, यही तुम्हारे पास में इसका आंसर आ जाएगा। चलो जी भाई, आई होप आपको मजा आया होगा करके, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इसका करते हैं, क्योंकि आईआईटी जैम 2025 का मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन आपके पास है भाई, क्या है क्वेश्चन देखो, एट ए particular temperature T, the Planck energy density of a black body radiation in terms of frequency rho T nu, rho T nu, अरे हम तो u nu लिख लेते हैं यार, तो हमने पढ़ा है वही लिख लेते हैं। ये दे रखा इतना, यानी कि ये होता है 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब, डी न्यू लिख लो ना चाहे आप लोग, ठीक है ना, होता है डी न्यू इक्वल टू 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन और एच न्यू अपॉन में ए बी टी, ऐसा ही कुछ होता है ना तुम्हारे पास में, एच न्यू अपॉन में अच्छा अच्छा रुको रुको, ये तो रिलेजेंस लिख दिया मैंने, ऐसा होता है देखो, इधर देखो, इधर देखो, यू न्यू डी न्यू इज इक्वल टू 8 पाई एच अपॉन में ई टू द पावर एच न्यू अपॉन में के बी टी -1 और डी न्यू, इक्वेशन नंबर 1। और ये आप कितना दे रखा है, ये पूरा कितना दे रखा है आपको, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 18 जूल पर मीटर क्यूब अपॉन में हर्ट्ज, ऐसा कुछ दे रखा है, देखो ध्यान से, ये दे रखा है ना भाई, अरे ये दे रखा है। अब आपको क्या बोला हुआ है, क्यों और दे रखा है आपको, तो लिख लो, जो गिवन है वो पहले लिख लिया करो, जिससे आइडिया तुम्हारे पास में अपने आप एग्जाम के अंदर आ जाएंगे। ये लीजिएगा, देन प्लांक एनर्जी डेंसिटी, मतलब आपको लेमडा का फॉर्म बताना है, लेमडा डी लेमडा एक तरह से आपको बताना है, एट ए करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ लेमडा हैज अ वैल्यू, इस यूनिट के अंदर बताना है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, बड़ी बात नहीं है। तो आप लोग इसको चेंज कर दो, यू लेमडा डी लेमडा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास में दैट इज 8 पाई एच, न्यू को लेमडा के फॉर्म में, तो न्यू बराबर आप लोगों ने पढ़ा होगा सी बाई लेमडा, तो ये हो जाएगा सी क्यूब अपॉन में लेमडा क्यूब ई की पावर एच सी अपॉन में लेमडा के बी टी -1। देखो डी न्यू कितना हो जाएगा भाई, डी न्यू हो जाएगा 1 अपॉन लेमडा का होता है -1 अपॉन लेमडा स्क्वायर डी लेमडा, माइनस नहीं लेते हैं, मोड के अंदर लेते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं सी अपॉन में लेमडा स्क्वायर डी लेमडा। चलो डी लेमडा को हटा दो दोनों तरफ से, क्योंकि मुझे तो चाहिए क्या, मुझे चाहिए ओनली रोटी लेमडा बोलते हो या रो लेमडा बोल दो,
अच्छा मुझे बताइए, बस हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, ध्यान से देखो, मुझे बताइए क्या ये वाला पार्ट, क्या ये वाला पार्ट, क्या ये वाला पार्ट इक्वल है या नहीं है? अरे इसको ही तो हमने ये लिखा है, डी के कारण ये एक्स्ट्रा में आया है, ये इक्वल है ना तुम्हारे पास, तो यहां से तुम्हारे पास जो यू लैम्डा हो जाएगा, अरे भाई वापस से लैम्डा को न्यू में चेंज करेंगे तो देखो यही आएगा तुम्हारे पास। तो ये पूरा दे रखा है 8 इंटू टेन टू दावर माइनस का 18, 8 इंटू टेन टू दावर माइनस का 18 मल्टीप्लाई सी, सी को ऐसे कैसे रहने दो। अच्छा लैम्डा हमें न्यू दे रखा है तो इसको लैम्डा को न्यू में चेंज कर दो वापस, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा सी अपॉन न्यू, हो जाएगा सी स्क्वायर इंटू में न्यू स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ये एक से कैंसिल आउट हो गया, सोल्व कर लो। 8 इंटू टेन टू दावर माइनस का 18, न्यू कितना है 9 हो जाएगा, 10 टू दावर 28 हो जाएगा, स्क्वायर है ना, और ये हो जाएगा 3 इंटू टेन टू दावर 8। चलो जी इसको कर लो जल्दी से सोल्व, जल्दी से कर लो, कैंसिल आउट हो गया, कितना आया यहाँ पर 10 टू दावर 20 आ गया, कैंसिल आउट हो गया, यहाँ आ गया 10 टू दावर 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 हो गया और 8 तिया हो गया 24, और कुछ तो नहीं बचा ना, ठीक है। इस यूनिट में तुमसे पूछा हुआ था, देखो इस यूनिट के अंदर तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, एनएटी टाइप का क्वेश्चन था, 24 इसका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक, आया समझ में? आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, आईआईटी जैम मॉडर्न फिजिक्स के सॉल्यूशंस मैंने बताए हैं, पूरा डिटेल में सॉल्यूशन बताया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं और बता देता हूँ, ऐसे स्टूडेंट जो आईआईटी जैम, जेस्ट, टीएफआर इन सब की तैयारी कर रहे हैं, अपना फ्यूचर जो है आईआईटी में देखना चाहते हैं, आईआईटी से एमएससी पीएचडी करना चाहते हैं, और इसके अलावा अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट से आईआईसी बेंगलोर, टीएफआर बॉम्बे से करना चाहते हैं, आपका जो न्यू बैच है 17 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, टाइमिंग ये रहेगा, फी स्ट्रक्चर ये है, कोई भी स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड है वो कांटेक्ट कर सकता है, यहाँ मैं कांटेक्ट नंबर लिख देता हूँ, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है 87 690 83 960 8769083960। ठीक है, ऑलरेडी मैंने सॉलिड के कंप्लीट करवा चुका हूँ सॉल्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक्स के करवा चुका हूँ, दिस इज फॉर मॉडर्न फिजिक्स। नेक्स्ट हमारे पास में मैथमेटिकल फिजिक्स या थर्मोडायनेमिक्स जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच भाई।